हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 9 बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी एक कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो यूज़ करती है बायोलॉजिकल सिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके पार्ट्स को, और प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है वेरियस प्रोडक्ट्स। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की? ये हेल्प करती है इन ओवरकमिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स अक्रॉस सेवरल इंडस्ट्रीज। ठीक है। वाइल जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होती है बायोटेक्नोलॉजी की वो मेडिसिन की फील्ड में होती है। ठीक है। एनवायरनमेंट में होती है, मेराइन बायोलॉजी में होती है और इंडस्ट्रीज में होती है, और इसके अलावा इसकी और भी अदर एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में दो फंडामेंटल टेक्निक्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं डेवलपमेंट में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है। एक तो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? ये वो टेक्निक होती है जो कि मॉडिफाई करती है केमिस्ट्री को ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जिससे क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में और उसकी वजह से उसमें अल्टर कर सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को। ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है? प्रिजर्वेशन करते हैं स्टेराइल एनवायरनमेंट को ड्यूरिंग केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये अलाउ करता है लार्ज स्केल ग्रोथ को ऑफ ओनली सुटेबल माइक्रोब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व करती है आइसोलेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज जीन्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि हमें चाहिए होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व करती है वेरियस स्टेप्स, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन्स और ट्रांसफर ऑफ क्लोन्ड जीन इनटू अ सुटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम ओराई भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये वो सीक्वेंस होती है क्रोमोसोम की जहाँ पे क्या होता है, रीलोकेशन इनिशिएट होती है डीएनए की। ठीक है। जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास एक ओरिजिन ऑफ रीलोकेशन होना चाहिए जहाँ पे वो फॉरेन डीएनए जाके अटैच कर सके और जिसकी वजह से क्या हो, फॉर्मेशन हो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए की। ठीक है। और अगर फॉरेन जीन जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जाके अटैच नहीं हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए नहीं बनेंगी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे फॉर्मेशन होती है आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स की। ठीक है। जो डीएनए टेम्पलेट्स होता है उसकी सेवरल आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो फॉर्म होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मटेरियल होता है जो कि हेल्प करता है डीएनए की रेप्लिकेशन में। ठीक है। जो कि यूज होता है एज अ क्लोनिंग फैक्टर। ठीक है। और ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। जीन की एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेन जीन होती है वो इंसर्ट की जाती है प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है और रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस केस में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी जीन्स जो होती हैं उनके पास एबिलिटी होती है ग्रो करने की, जब स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है जीन में और प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट देम। ठीक है। ये जो जीन होती है वो लोकेटेड होती है ऑन द प्लाज्मिड्स और ये यूज होती है क्लोनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए उनकी स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है। डीएनए की स्पेसिफिक साइट पर जब एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए को कट करते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं एक पर्टिकुलर साइट पे, एक स्पेसिफिक साइट पे, जो कि स्पेसिफिक होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ठीक है। ये हेल्प करते हैं जीन को कट करने के लिए, जिसके बाद क्या होता है, इंसर्ट किए जाते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन में वेक्टर के। ठीक है। या फिर होस्ट डीएनए के। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? ये वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और फिर उसके बाद जीन को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है लाइगेज।
लाइगेज जो होता है वो एंजाइम होता है जो ज्वाइन करता है डीएनए फ्रेगमेंट को, जो कि डिजायर्ड जीन कंटेन करती है, उसे किससे ज्वाइन करेगा? होस्ट डीएनए से। ठीक है, होस्ट डीएनए और डीएनए जो डिजायर्ड जीन कंटेन करता है उसे ज्वाइन करता है लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये हेल्प करते हैं दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट को स्टिक करने में। ठीक है, अब इसका बेसिक स्टेप होता है डीएनए मॉडिफिकेशन का ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होती है ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन होती है ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स एक सुटेबल होस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेंटेन करा जाता है फॉरेन डीएनए को होस्ट में और ट्रांसफर किया जाता है टू द प्रोजेनी। ठीक है, अब टूल्स क्या होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के? वेरियस टूल्स होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर्स और होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों हम इसे मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं? क्योंकि ये डीएनए फ्रेगमेंट को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें यूज़ होता है वो लार्जर क्लास होती है एंजाइम की, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की एंड से। ठीक है, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कट करते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अगर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो हाइन 2 है। ठीक है, ये क्या करता है? ये डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है। कैसे कट करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जहाँ पे 6 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हाइन 2। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए के अंदर। ठीक है, पैलिंड्रोम्स मतलब क्या होता है? ये वो ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं जो कि सेम वर्ड फॉर्म करते हैं अगर हम उसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें। जैसे कि मलयालम, अगर आप इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो भी ये सेम वर्ड दिखाएगा, और अगर इसे आप बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो भी ये सेम वर्ड ही दिखाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइड्स बिटवीन टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड हैविंग स्टिकी स्ट्रैंड्स। ये जो स्टिकनेस होती है स्ट्रैंड्स की वो फैसिलिटेट करती है एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये देखिए, ये हमारा वेक्टर डीएनए है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ये पैलिंड्रोम्स शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, अब क्या होगा? सेंटर से कुछ ही दूरी पे ये क्या करेंगे? जो एंजाइम है वो डीएनए स्ट्रैंड को कट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्टिकी एंड होगा स्ट्रैंड का वो क्या करेगा? वो फैसिलिटेट करेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन को। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। ठीक है, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए मिलकर। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये फॉर्म करता है रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को, जो कि मिलकर बने होते हैं डीएनए से फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ठीक है, जब हम कट करते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, वो क्या फॉर्म करता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को फॉर्म करता है, और उनके पास सेम स्टिकी एंड्स होते हैं जो कि ज्वाइन होते हैं टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के वो ऑब्टेन होते हैं बाय कटिंग डीएनए। ठीक है, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं और उसे सेपरेट कर देते हैं, तब हम उस टेक्निक को क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जहाँ पे क्या होता है? जो एनोड होता है वो उन नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपनी तरफ मूव करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, एग्रोस जेल के अंदर। ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं अगर हम उसे स्टेन कर दें एथोडियम ब्रोमाइड से। ठीक है, और उसे एक्सपोज करें यूवी लाइट के अंदर, तो हम उन डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सेपरेटेड बैंड्स होते हैं डीएनए के वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम एग्रोस जेल और एक्सट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम द जेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं रिकम्बिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। अब कॉमनली दो वेक्टर्स जो हैं वो क्लोनिंग के लिए यूज़ होते हैं, एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है,
इनके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने के लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है हायर नंबर होता है पर सेल, और ये हायर कॉपीज बना सकता है जीनोम की विद इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब कुछ फीचर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए इनटू अ वेक्टर, ठीक है। जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये वो सीक्वेंस होगी जहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है और डीएनए का कोई भी सीक्वेंस होता है वो लिंक हो जाता है इस साइट पर, ठीक है, इस सीक्वेंस पे, ठीक है। और ये रेप्लिकेट भी हो सकता है विद इन द होस्ट सेल, ठीक है। ये जो सीक्वेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। ये हेल्प करता है इन द आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और ये सिलेक्टिवली परमिएट करता है ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसीजर होता है जहाँ पे क्या होता है, एक पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है, और जो जीन एंड कोडिंग रेजिस्टेंस होते हैं टू एंटीबायोटिक्स वो कंसीडर्ड किए जाते हैं एज अ यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट्स। अब फॉरेन डीएनए को लिंक करने के लिए वेक्टर को एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए होती है वेक्टर के अंदर, जो कि जनरेट कर सके सेवरल फ्रैगमेंट्स और कॉम्प्लिकेट कर सके जीन क्लोनिंग, ठीक है। जो लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए होता है वो कैरिड आउट होता है एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। नेक्स्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है स्क्रीनिंग का फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिकम्बिनेंट प्लास्टिड, जो कि बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल दैट द क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक बहुत पावरफुल मेथड होता है स्क्रीनिंग का फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिकम्बिनेंट प्लास्टिड, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लू वाइट सिलेक्शन, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, बेस होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे ऑफ लैक जेड जीन, जो कि प्रेजेंट होता है वेक्टर में, ठीक है। ये जो लैक जेड जीन होता है वो एनकोड करता है एंजाइम को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है, जो कि क्लीव कर सकता है क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट को इनटू ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट। अगर ये जो लैक जेड जीन है वो इनएक्टिवेटेड हो बाय इंसर्शन ऑफ अ टारगेट डीएनए फ्रैगमेंट इनटू इट, जो डेवलपमेंट होगी ब्लू कलर की विल बी प्रिवेंटेड, वो क्या देगी, वाइट कलर्ड कॉलोनीज देगी, ठीक है। इस वे में क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज को। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेक्शंस होता है ये पैथोजन होता है डाइकोट प्लांट का, ठीक है। इसके पास एबिलिटी होती है टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए जिसे हम टीडीएनए बोलते हैं, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू द ट्यूमर, और डायरेक्ट करता है उन ट्यूमर सेल्स को टू प्रोड्यूस अ केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, ठीक है। ये जो रिट्रोवायरस होता है एनिमल्स के अंदर उसके पास एबिलिटी होती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में। ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, और ये पैथोजेनिक नहीं रहते टू प्लांट्स। सिमिलरली ये जो रिट्रोवायरस होता है ये भी मॉडिफाई हो जाता है इनटू द क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंपिटेंट होस्ट। सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस, ये इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ होस्ट सेल टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है होस्ट सेल में, कैसे, उसे इंक्यूबेट किया जाए आइज में, ठीक है, फिर उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस में उसे रखा जाए, फिर उसके बाद दोबारा उसे आइज में रख दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये अनेबल कर देगा बैक्टीरिया को टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है सेल के न्यूक्लियस में बाय यूजिंग ग्लास माइक्रोपिपेट। ग्लास माइक्रोपिपेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए को सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड। ये इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हम रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करा सकें
प्लांट सेल में बाय यूजिंग जीन पार्टिकल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है गोल्ड का, टंगस्टन का, जो कि कोटेड होता है विद द डीएनए, जो हमें इंसर्ट करना होता है। ठीक है, और उससे बोम्बार्ड कर दिया जाता है ऑनटू द सेल्स। ठीक है, लास्ट मेथड है जो यूज करता है वेक्टर्स को, जो कि अलाउ करते हैं टू इन्फेक्ट द सेल और ट्रांसफर करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो वेरियस स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व करती है, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है डीएनए की बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर उसके बाद आइसोलेशन होती है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की, फिर उसके बाद लाइगेशन होती है डीएनए फ्रेगमेंट्स की इनटू द वेक्टर, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है रिकम्बिनेंट डीएनए की इनटू द होस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कल्चर किया जाता है होस्ट सेल को मीडियम में एट लार्ज स्केल, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन हो जाती है ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। पहले हमने डीएनए को आइसोलेट किया, निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद उसे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, आइसोलेशन की उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स की, जो डिजायर्ड डीएनए हमें चाहिए होता है। ठीक है, फिर हम उसे लाइगेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स की, ठीक है, ज्वाइन करेंगे वेक्टर में लाइगेस एंजाइम के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जो रिकम्बिनेंट डीएनए है होस्ट के अंदर, फिर उसके बाद हम कल्चर करेंगे उस होस्ट सेल को मीडियम में लार्ज स्केल पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट होगा उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय यूजिंग द एंजाइम। ठीक है, अब कौन कौन से एंजाइम को हम यूज़ करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल से जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए, जैसे कि लाइजोजाइम हो गया, सेलुलेज हो गया, चिनेटेनेज हो गया। ठीक है, ये जो कुछ एंजाइम्स हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल से जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं। ये जो डीएनए होते हैं वो सेपरेट कर लिए जाते हैं और रिमूव कर दिए जाते हैं बाय स्पूलिंग। ठीक है, ये जो आरएनए होता है वो रिमूव किया जाता है बाय द ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियस, जहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन है वो रिमूव कर दिया जाता है बाय द ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएज। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कटिंग होती है डीएनए की एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ठीक है, अब हम कटिंग कैसे करते हैं डीएनए की स्पेसिफिक साइट पे, इसमें हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं और एग्रोस्टेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए, किसकी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की। ठीक है, कटिंग के बाद क्या होता है, जो सोर्सेज होते हैं डीएनए के एज वेल एज वेक्टर डीएनए के विद अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट आउट जीन ऑफ इंसर्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होती है ऑफ जीन ऑफ इंसर्ट की बाय यूजिंग पीसीआर। पीसीआर को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये मल्टीपल कॉपीज बना लेती है डीएनए की या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट की इन विट्रो। ये यूज करती है सेट ऑफ प्राइमर्स और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन जो होती है वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को यूज करती है, जो कि एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर और इंड्यूस करता है डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि थर्मोस्टेबल होता है, थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये जो एंजाइम है वो एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर और इसकी वजह से क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो डीनेचर होने लगता है। डीनेचर मतलब जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, वो क्या होने लगेगा, डीनेचर होने लगेगा, मतलब सेपरेट होने लगेगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इसके बाद इंसर्शन होगी रिकम्बिनेंट डीएनए की होस्ट सेल में। ठीक है, इसमें क्या करा जाएगा, जो रिसिपेंट सेल होगी उसे कंपीट कराया जाएगा टू रिसीव और टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, और जो रिकम्बिनेंट डीएनए होगा वो बियर करेगा जीन जो कि रेजिस्टेंस होगी टू द एंटीबायोटिक्स, जो कि ट्रांसफर किए जाएंगे इन इकोलाई सेल्स, और जो होस्ट सेल होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब जो फॉरेन डीएनए मल्टीप्लाई हुआ है प्लांट्स में, एनिमल सेल में, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा डिजायरेबल प्रोटीन्स को। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन होगा फॉरेन जीन का होस्ट सेल के अंदर वो इन्वॉल्व करेगा ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन टू ऑब्टेन रिकम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, जो रिकम्बिनेंट सेल्स होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब हम उसे कंटिन्यू करेंगे कल्चर सिस्टम में
जिसमें क्या होगा, जो यूज मीडियम होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा फ्रॉम वन साइड, और जो फ्रेशली मीडियम होगा वो ऐड हो जाएगा फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, ये मेंटेन करेगा सेल्स को और उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिव फेज को। ठीक है, जो बायोरिएक्टर होता है वो प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग जो होता है वो इन्वॉल्व करता है उस प्रोसेस को जहाँ पे क्या होता है, वो बनाता है प्रोडक्ट्स को जो कि मार्केटिंग के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो इंक्लूड करता है सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं इसमें, और उसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है मार्केट में रिलीज करने से पहले। ठीक है, ये तो था हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।